इंक्वायरी ऑफिस में बताया भी गया होगा। बस सांस तेज बोलूंगा, चिंता मत करिए। एक जगह क्लास चलती है, वहां से मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ। उतरने चढ़ने में कई बार सांस की है। आप लोग शांति बनाइए तो आवाज जाएगी। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आपको क्या होगा, क्लासेस तो करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, जो क्लासेस रिकॉर्ड भी हमारा अपना खुद का एक एप्लीकेशन, ये क्लासेस अपलोड भी होती हैं। बल्कि आपको शायद ये भी किया गया होगा कि क्लासेस और एटलीस्ट 36 लेक्चर आने वाले हैं। कम तो नहीं होगा, ज़्यादा नहीं हो जाए। क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड की जाती हैं, एप्लीकेशन पे अपलोड की जाती है, पूरा एनोटेशन फाइल भी उसमें दिया जाता है। पढ़ा देंगे और के लिए किया जाता है। आप मान लीजिए कर रहे हैं कोई एग्जाम, तक आपको लगे कि हमने ज्योग्राफी, अब नोट्स पढ़ रहे हैं, कहीं डाउट आ गया, तो आपको एक सहूलियत ये रहती है कि आप दोबारा एप्लीकेशन लेक्चर लिखे रहते हैं और आपको भी पता क्या पर्टिकुलर उसी लेक्चर पर जैसे लगेगा कि आप क्लास के आपके पास एडवांटेज है। और इसीलिए आपको बल्कि कोविड के बाद जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ी, इसलिए मैंने एक नियम इंसेप्शन, तो भी बच्चे को एप्लीकेशन 9 क्लास विदाउट एनी नहीं है कि, यानी अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये पूरे रहेगा, फिर जब वाला करेंगे बैच में बहुत, मान लीजिए मैं केवल एक बैच लेकर कंटिन्यू कर, एक बैच आप बैच ले, और बैच में रोटेशन में क्लासेस, जैसे अभी ज्योग्राफी लगभग ये 37 लेक्चर काफी खत्म होगा, पॉलिटी खत्म होगी, हिस्ट्री, यानी इसमें रोटेशन क्लासेस जाएंगी। बैच से भी कर सकते हैं और 2 पीरियड लगाकर भी आप अपना, सर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं, आपको 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो एक ही पीरियड मेंटेन करते हैं उन्हें लगभग 9-10 महीने। तो आप बाजी मत करिएगा कि सर 8 महीने हो गए जीएस पढ़ते, आप समय देंगे तभी बेहतर कर, पढ़ने ही आए हैं और कोई काम तो है नहीं, अगर कोई और काम है तो उसे ट्राई करिए, नौकरी लगने के बाद सारे काम करिए। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अब उस पर जाते हैं। कल मैं आपको एक बहुत अहम टॉपिक बता रहा था, देश की अवस्थिति, कंट्री की लोकेशन जब हम ग्लोब पर खोजते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, संदर्भ बिंदु कह लीजिए या संदर्भ रेखाएं। एक संदर्भ, एक रेफरेंस आपने पढ़ा जिसे लैटिट्यूड कहा जाता है। अब तक की क्लास में आप क्या है ये समझा, जरूरत क्यों पड़ी ये आपने समझा। अच्छा, बहुत सामान्य सी भाषा है। लैटिट्यूड का मतलब है, रेफरेंस लाइन है इक्वेटर, इक्वेटर से एंगुलर किया गया है, उसी को लैटिट्यूड कहते हैं। कोई भी प्लेस जो ग्लोब पर आप कोई भी, ठीक ठीक, हाँ तो अच्छा, बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी, लेकिन एक कुछ अहम बिंदु ये बहुत जरूरी है। जैसे प्रत्येक मैंने आपसे कहा था एक सर्कल है, अपने आप एक वृत्त है, और ये मैंने आपको समझाया भी था। के साथ ये भी देखा था
केवल अच्छा बताने से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वो लोकेट कहाँ कर रहा है। यानी वही देश यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, आपने भारत का भी अच्छा, तो अगर भारत के मेन लैंड की हम बात करते हैं, किस होता है डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, तो कहाँ तक जाता है 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एकर्स कहीं भी स्पेसिफाई करने के लिए लोकेशन दूसरा रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस कल मैंने आपको तो था, यानी देशांतर। अब देशांतर कहते हैं सब में आपको पोल को रेखाएं खींची, तो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, कहा जाता है देशांतर। लेकिन इनमें से एक को प्राइम मेरिडियन माना गया है। देशांतर रेखाओं को मेरिडियन, जैसे अच्छा कहा था पैरेलल कहते हैं, देशांतर रेखाओं मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है उत्तर दक्षिणी आने वाली। प्राइम मेरिडियन मानी गई है लंदन में कर गुजरती है, और इस बेस बना करके हमने देशांतर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ जरा क्या मान ली, हमारे पास ये प्राइम मेरिडियन है। अब हम ये जानना चाहते देश है यहाँ पर किस मेरिडियन पर है, तो हम एक मेरिडियन ड्रा करेंगे जो क्रॉस। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन छोड़ करके, हालांकि प्राइम मेरिडियन भी आप देखें लाइन नहीं, कर्व लाइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर अगर गोल पिंड पर कोई रेखा खींचते हैं तो उसका सेंट्रल पार्ट बल्जी है, तो वो कर्व होता चला। जैसे मैं ग्लोब पर आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में एक ग्लोब है, अगर मैं इस पर कोई लाइन ड्रा कर रहा हूँ जो गोल को आ रही, जैसे ही ये लाइन में ड्रा करना शुरू करूंगा, आप देखेंगे कि ये कर्व लाइन बनती जा रही है। यहाँ पर अर्थ का शेप ऐसा, यानी ये प्लेन नहीं है, चपाट सतह नहीं है कि आप इस पर यहाँ पर एक तरीके से रेखा खींच के, ये रेखाएं कहीं ना कहीं। खास बात क्या है, आपके पेपर में एक स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट और बी करके कथन लिखे और बताना है, ऑप्शन दिया गया था कि कौन कौन से कथन सही है कौन से गलत। पहला स्टेटमेंट लिखा था कि जब हम अर्थ पर ये इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं जिन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं, तो एवरी लैटिट्यूड सर्कल बनाता है। ये स्टेटमेंट सही या गलत है? स्टेटमेंट लिखा था कि जब हम इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो सभी लॉन्गिट्यूड से एक सर्कल बनाते हैं। सही या गलत है? ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी मैंने कहा कि हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिलाते हैं इसको कहते हैं मेरिडियंस, और जब आप नॉर्थ साउथ पोल को मिलाएंगे तो ये सर्कल बनने के बजाय क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त बनेगा, पूरा वृत्त नहीं बने। पूरा वृत्त बनाना है तो इसको घुमाकर फिर से इधर लाना, अगर ऐसे कर दिया जाए तो सर्कल बन जाएगा। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते ही मेरिडियन कंप्लीट हो जाता है। एवरी मेरिडियन क्या होते हैं, हाफ। तो अगर आपके स्टेटमेंट दोबारा आ गया कि प्रत्येक मेरिडियन या प्रत्येक देशांतर अर्धवृत्तों का निर्माण करते हैं, स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? सही हो जाए। आ गया। तो एक चीज आप नोटिस करिए, जैसे ही मेरिडियन ड्रा कर देंगे तो ये देखेंगे कि उन एक एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, यानी यहाँ कोणीय दूरी बनेगी। कि कोणीय को मापने पर इस देशांतर का मापन, यानी अगर ये मान के 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इन टेंजेंट में, तो यहाँ पर इस मेरिडियन को क्या कहा जाएगा, 30 डिग्री का मेरिडियन। यानी ये बता रहा है कि प्लेस ये प्राइम मेरिडियन वाले लोकेशन से 30 डिग्री ईस्ट में। ये भी ध्यान रखिए, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे ईस्ट, यानी ये 30 डिग्री ईस्ट में है, तो इसकी अवस्थिति कह दी जाएगी ये 30 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर। और ऐसे ही मान लीजिए हमने इधर कोई प्लेस लिया और इसका मेजरमेंट हमने एक मेरिडियन से किया और कहा ये भी 30 है, तो इसमें फर्क क्या होगा, ये 30 डायरेक्शन में वेस्ट में, 30 डिग्री पश्चिम
देशांतर कहेंगे, यही दोनों फर्क है। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट में किसी भी प्लेस की तो एंगुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है, उसको देशांतर कहा जाता है। आ गया इसी पर पूरा का पूरा सर्कल, यानी कि आप लैटिट्यूड अगर ड्रा कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं ग्लोब पे बना भी है, लाइंस आप देख रहे हैं, ये सब लाइंस एक दूसरे से मिल, ये सर्कल बनती है। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूड ड्रा कर रहे हैं तो केवल सेमी सर्कल। 181 डिग्री नहीं लिखवाया मैंने, 181 काउंटिंग लिखवाई। मैंने ये कहा कि ये जो लाइंस ड्रा की गई हैं, अगर आप इसको देखें काउंट करें तो जैसे ये हुआ जीरो वाली जो अक्षांश है, ये हो गया 1 लाइन, ठीक। ये पूरा एक सर्कल हो गया। अब 1 डिग्री में उत्तर की ओर गया तो एक और सर्कल बन गया, 2 हो गया, एक और गया तो 3 हो गया, ऐसे में यहां पहुंच गया, कुल कितने हो गए 90। यानी इधर 90 लाइंस हो गई, इधर 90 लाइंस हो गई, ये दोनों में कॉमन कुल 181 लैटिट्यूड ड्रा की। चलिए लिखिएगा आगे। जब कल की क्लास में मैंने मेरिडियंस पे थोड़ा बहुत लिखवाया, लास्ट लाइन क्या थी? हाँ, तो उसी के आगे लिखिएगा। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द प्राइम मेरिडियन divides the globe the prime meridian divides the globe into two equal halves called eastern and western hemisphere. Eastern and western hemisphere. There are 180 meridians. There are 180 meridians to the east, and 180 meridians to the west. 180 meridians to the west side of the prime meridian. The west side of the prime meridian. West side of the prime meridian. Therefore, in total there are 360 meridians, or longitude. प्रधान यामोत्तर ग्लोब को समग्र ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। जिसे पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर 180 देशांतर खींचे जा सकते हैं। 180 देशांतर खींचे जा सकते हैं, और इसी तरह पश्चिम की ओर भी
पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर खींचे जा सकते हैं। पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर खींचे जा सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस प्रकार कुल मिलाकर इस प्रकार कुल मिलाकर 360 देशांतर 360 देशांतर खींचे जा सकते हैं। 360 देशांतर खींचे जा सकते हैं। खींचे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर देशांतर को ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह से ये रेखाएं बनेंगी। ये ग्लोब है, इसमें से इसका ये उत्तरी सिरा हो गया नॉर्थ पोल, ये दक्षिणी सिरा हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए हमने एक मेरिडियन ड्रा किया और इसको हमने कहा ये है प्राइम मेरिडियन। यानी इसे कहते हैं प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर को ही माना गया 0 डिग्री का देशांतर। यही है 0 डिग्री देशांतर, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब जब हम यहां से 1 डिग्री के इंटरवल पर आगे बढ़ेंगे ईस्ट की ओर, यानी ये ईस्ट के डायरेक्शन में अब चलना शुरू किया हमने, तो जैसे जैसे हम ये मेरिडियंस ड्रा करते चले जाएंगे, आप फाइनली देखेंगे एक ऐसा प्लेस आएगा जहां पर आपको ये वाला देशांतर और ये वाला देशांतर दोनों एक दूसरे से टेंजेंट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी ऐसे समझिए कि 1 डिग्री अगर इधर मैं जा रहा हूं तो कोई दूसरा व्यक्ति है वो 1 डिग्री इधर जा रहा है वेस्ट में, तो मैं इस डायरेक्शन में बढ़ा, वो इस डायरेक्शन में बढ़ा, और हम 1-1 डिग्री के इंटरवल पर आगे बढ़ते जा रहे। मैं अगर 1 डिग्री इधर और आगे जा रहा हूं तो 1 डिग्री वो भी उधर आगे जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 डिग्री ईस्ट तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री ईस्ट तो 2 डिग्री वेस्ट। ये करते करते हम दोनों एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां फिर मिलेंगे। पहले इस जगह से चले थे तो एक साथ थे, और फिर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर हमारी मुलाकात एक जगह पर होगी। वो जगह कौन सा देशांतर होगा? 180 डिग्री। यानी इसी ग्लोब पर आप देखें, आप मान लीजिए इस प्लेस से 2 व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में जा रहा। अब ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे, दोनों एक दूसरे चढ़ गए, लेकिन फाइनली ये जैसे ही 180 पे पहुंचेंगे तो इधर वाला व्यक्ति और इधर वाला व्यक्ति दोनों इसके पीछे मिल जाए। यानी जो सामने आपको प्राइम मेरिडियन दिख रहा है, आपके पेपर में एक प्रश्न आया कि प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे कौन सा देशांतर स्थित है, तो ठीक पीछे कर दिया जाए, कौन सा देशांतर होगा? यानी ये वाला भाग। बताइए आप लोग, 180 हो जाएगा। बहुत कॉमन सेंस है, पूरा 360 हो गया। यानी अगर आप ही यहां से चलना शुरू करें और पूरा घूम के फिर यहीं पर आ जाएं तो आप कहेंगे मैं 360 डिग्री घूम गया। समझ में आया? क्योंकि आप पूरा सर्कल घूम आए। लेकिन अगर आप आधे भाग पर घूम कर गए, यानी आधे सर्कल को आपने कवर किया, तो आप 0 से 180 पर है और वो भी 0 से 180 पर। तो जैसे 0 दोनों में कॉमन है, ऐसे रियल में 180 भी दोनों में कॉमन है। यानी अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो कुछ अंतर, और ये है 180 डिग्री का देशांतर। 180 पर मैं ईस्ट नहीं लिख रहा हूं, हालांकि जब इस डायरेक्शन से जाएंगे तो इसे ईस्ट मानेंगे, लेकिन मैं इधर भी 180 लिखूंगा, इधर से जाएंगे तो इसे वेस्ट लिखेंगे। लेकिन 180 दो नहीं है, 180 दोनों में कॉमन ही है। समझ में आया? आप कहेंगे नहीं सर एक वहां है एक यहाँ है, ऐसा नहीं, ये दोनों मिल रहा। ये तो फ्लैट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो दोनों मिल रहा। ये तो समझ में आ रहा है। तो अब जरा देखिएगा कि 0 और 180 के बीच में टोटल ईस्ट में कितने लॉन्गिट्यूड आप ड्रा करेंगे? 179 ही तो होंगे। और ऐसे ही 0 से 180 इस डायरेक्शन में वेस्ट में आप जो लॉन्गिट्यूड ड्रा करेंगे, टोटल कितने ड्रा कर सकते हैं? 179। ये दोनों पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यानी 179 इधर हो गए, 179 उधर हो गए। अच्छा, ये जो 179 की काउंटिंग है, ये एक एक डिग्री का इंटरवल,
अगर आप इसी को कह दें आधे आधे डिग्री का इंटरवल तो और लाइन ड्रा हो जाएगी, लेकिन हम 1 डिग्री के इंटरवल पर चल रहे हैं। 179 उधर हुआ, 179 उधर हुआ, दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 358 हो गए। यानी 358 रेखाएं आपने खींच दी, जिसे आप देशांतर कह रहे हैं। लेकिन अब यहां नोटिस करिएगा 0 डिग्री भी तो आपने खींच रखा, ये भी तो प्राइम मेरिडियन है, तो इसको आप इसमें जोड़ देंगे, एक बढ़ गया। और फिर 180 भी तो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो ये और ये वाला एक ही है, इसको भी इसमें जोड़ दिया तो कुल कितने देशांतर बन गए? 360। लेकिन हम इसे 360 डिग्री नहीं लिखते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने इसे दो इक्वल हाफ में क्या किया? डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि ग्लोब का एक हिस्सा ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ग्लोब का एक हिस्सा ये है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो हमने 360 देशांतर को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब भी प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इसको सिंबल में लिखा जाता है ई, यानी एक्रोनिम यूज किया जाता है। और जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इसे लिखा जाता है डब्ल्यू, यानी वेस्ट। समझ में आया? तो अगर आपको ऐसा कुछ बताया गया कि कोई देश है तो 40 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुई, क्योंकि 40 डिग्री दो जगह हो सकता है। 40 डिग्री इधर भी हो सकता है और 40 डिग्री इधर भी हो सकता है, 40 डिग्री दोनों साइड में। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको जाननी है, जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो उसमें ईस्ट या वेस्ट भी आपको समझना होगा। यानी अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये फर्क हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैटिट्यूड में या तो एन आएगा या फिर एस आएगा, यानी इसमें ई डब्ल्यू नहीं आ सकता है, और लॉन्गिट्यूड में या तो ई आएगा या डब्ल्यू आएगा, इसमें एन एस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि आप यहाँ पर रेफरेंस के आधार पर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इक्वेटर के रेफरेंस में या तो नॉर्थ हो सकता है या साउथ, और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में या तो ईस्ट हो सकता है या तो वेस्ट। क्लियर हो गया? यानी अगर ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि कोई देश 35 डिग्री वेस्ट पर स्थित है, तो आप बताइए इसकी अक्षांशीय अवस्थिति बताई जा रही है या देशांतरीय अवस्थिति? देशांतरीय अवस्थिति। इसीलिए मैंने कहा कि आप केवल प्रश्नों का उत्तर मत देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। एक कॉन्सेप्ट से 50 प्रश्न बन सकते हैं, और ऐसे प्रश्न भी पूछे गए। आप पेपर हल करेंगे तो आपको जवाब मिलता जाएगा। अब एक दूसरी चीज और भी ध्यान दीजिए कि यहां पर जो देशांतर खींचे गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, ये आपके पेपर का ही प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए आंसर नहीं दे पाए क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आ गया था। पूछा गया था पृथ्वी पर गोर की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती? 99% बच्चों का इसको आंसर इसलिए नहीं मालूम था क्योंकि वो यही नहीं जानते थे गोर क्या होता। कोई सोच रहा था, हिंदी में लिखा था गोर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो कोई सोच रहा है कि शायद मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कुछ और लिखा होना था, गौर लिख दिया। दरअसल जब हम यहाँ पर पृथ्वी पर देशांतर खींचते हैं, तो मैंने कहा प्रत्येक देशांतर स्ट्रेट नहीं है, ये टेपर है, झुकी हुई लाइन है, वक्री है, और उसका कारण आपको समझा दिया, पृथ्वी का आकार ऐसा है। और आकार पर पहले ही डिस्कशन हुआ था कि बीच का पार्ट कैसा है? बल्जी है, और पोलर साइड देखा जाए फ्लैट एंड है। तो इस कारण से यहाँ पर ये लाइन सारी टेपर है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, आप नोटिस करिएगा जैसे जैसे पोल से आप नीचे कर रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो दो मेरिडियंस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को ज्योग्राफी में गोर कहा जाता है। समझ में आया? अब जरा मैं सवाल बताता हूं कि पेपर में क्या प्रश्न। ऑप्शन ए लिखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ऑप्शन लिखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। ऑप्शन लिखा था इक्वेटर, में लिखा था भूमध्य रेखा। और चौथा लिखा था अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। और मैंने आपको पीछे की क्लास में इन सबके अक्षांश भी पढ़ा दिए हैं, उम्मीद कर रहा हूं सबको याद होगा। अब वही प्रश्न फिर दोहराता हूं
पृथ्वी के किस अक्षांशीय वृत्त पर गोर सर्वाधिक होता है? नो डाउट अब आपका आंसर होगा इक्वेटर। इक्वेटर पर ये जो दूरी होती है, मजेदार बात ये भी लगभग 111 किलोमीटर होती है, 111.3 किलोमीटर है। लेकिन पॉइंट्स में जो आगे डिजिट है वो याद करने की जरूरत नहीं। राउंड फिगर में आप याद रखें कि दो गोर के बीच में, यानी जो गोर बने दो देशांतर के बीच में, इसमें सर्वाधिक दूरी इक्वेटर पर होती है और जीरो डिस्टेंस कहाँ हो जाती है? पोलर साइड, क्योंकि पोल पे दोनों मिल गए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे गोर की डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर पोल की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होती जाए। और इसका भी कारण वही है क्योंकि हमारे पृथ्वी का आकार ज्वाइड। समझ में आया? ये पॉइंट लिखिएगा। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियंस, द डिस्टेंस बिटवीन two adjacent meridian, distance between two adjacent meridian is called gore, O-R-E, is called gore. And at the equator, it is greatest, which is about 111 kilometer, which is about 111 kilometer, 111 kilometer. The distance between meridians, decreases as we move towards the poles, and increases as one travels towards the equator, दो नियमित देशांतरों के बीच दूरी को दो नियमित देशांतरों के बीच दूरी को गोर कहा जाता है। दूरी को गोर कहा जाता है और ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, जो लगभग 111 किलोमीटर है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये दूरी निरंतर घटती जाती है। जबकि विषुवत रेखा की ओर आने पर यह दूरी बढ़ती है।
ये दूरी बढ़ती है, ये दूरी बढ़ती है। हाँ, लैटिट्यूड। ठीक है। नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। आप कह रहे हैं प्राइम मेरिडियन है, आप कह रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन पर डिस्टेंस सर्वाधिक होनी चाहिए, लेकिन प्राइम मेरिडियन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ। तो आप अगर दो लाइन सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस हर जगह समान हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों लाइन को दो जगह टेंजेंट कर रहे हैं और उसे टेपर कर दे रहे हैं, यानी आप इसको मैथमेटिकली भी सोचिए कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनाया और दूसरा लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, जितने भी देशांतर है सब इसी शेप में है। ऐसे क्यों है, इसका एक कारण समझाया, पृथ्वी का आकार ऐसा है। पृथ्वी चपटी नहीं है कि हम लाइन ऐसे खींच सके। तो यहां पर जब आप दो लाइन सेगमेंट टेंजेंट कर रहे हैं दो जगह पर, तो यहां टेंजेंट करेंगे तो कहेंगे जीरो डिस्टेंस हो गया, यहां टेंजेंट करेंगे कहेंगे जीरो डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब हम पोल से इस तरफ मूव करेंगे, मान लिया नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में यात्रा करते हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी भी लाइनें तो मिल रही हैं हमें। तो ये जो लाइनें हमें मिलती जा रही है, जिसे अक्षांश कहा जा रहा है, कोई एक ऐसा अक्षांश आएगा जहां डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो पृथ्वी के बीच का भाग, सेंटर का पार्ट बल्जी खुला हुआ है। मैंने आपको इसका शेप समझाने की इसलिए ये जो दोनों लाइन को आप टेंजेंट कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस लगातार आप देख रहे हैं बढ़ रही। लेकिन जब आप सेंटर के पॉइंट पर आ रहे हैं तब बढ़ रही है, अगर आप पोलर साइड में जा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रही। ये समझ में आया? ये आपने लिखा है, ठीक। तो प्राइम मेरिडियन तो ये जितनी भी लाइनें हैं, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारी लाइनें खींच रखी हैं, इसमें से किसी एक को हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। तो प्राइम मेरिडियन से आप जब तक मेरिडियन नहीं लेंगे, गोर बनेगा ही नहीं। कि गोर की परिभाषा यही क्या हुई, टू एडजेसेंट मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया? तो जैसे ही आप दो मेरिडियन ले लेंगे, प्राइम मेरिडियन से मैक्सिमम डिस्टेंस का कोई आगे बढ़ते। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कोई भी बच्चा, कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है कि क्लास में प्रश्न हेजिटेट होता। अब खासकर मेरी क्लास में कभी हेजिटेट नहीं होंगे, इतने भी आपको लगे नॉनसेंस टाइप के क्वेश्चन है, मैं क्या पूछूं। आपको ऐसा लगे तो आप ऑफिस में पर्सनली, बैठता भी इसी में हूँ, बच्चों से मेरा ऐसा कोई गैप नहीं होता है कि कोई फॉर्मेलिटी है कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए तब मिलूंगा। ना मैं इतना बड़ा टीचर हूँ और ना इतना बड़ा बनना ही चाहता। बच्चों के कारण ही एक पहचान है, तो आप कभी भी बेधड़क ऑफिस में आके अपने प्रश्न ला करके मिल सकते हैं। और जो प्रश्न पूछने वाले या इस तरह के डाउट्स लेने वाले बच्चे होते हैं, उनके प्रति मेरा बल्कि लगाव ही होता है, कोई इरिटेशन नहीं। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी महसूस किया पढ़ाते समय, बच्चों के सवाल कुछ नॉनसेंस हो जाते हैं। एक बार मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था, मैंने क्लास में नोट्स लिखाया, समझाया कि महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो इस बात पर अड़ गया कि सर पेड़ के नीचे कैसे ज्ञान प्राप्त। मैंने कहा चलो दोनों लोग समाधि लगाते हैं, देखा जाए कब ज्ञान मिलेगा। तो वो एक अलग बात है कि उस पर आप डिबेट करने लगे, जिसमें मेरे पास भी कोई तर्क नहीं। ज्ञान का मतलब ये होता है कि तो अपने वास्तविक सत्य के बारे में पता चल जाए, जिसे आप बैठे बैठे महसूस करने लगे शरीर मिट्टी का, एक दिन सब नष्ट हो जाना है, इसलिए जीवन को ढंग से जिया जाए, तो ये ज्ञान है। बाकी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ज्ञान थोड़ी लेने गए थे महात्मा बुद्ध। पीपल पेड़ के नीचे बैठे, एंटीना कनेक्ट हो गया ब्रह्मांड से, सारा ज्ञान ट्रांसफर हो गया, वो एक अलग विषय। तो उसको आप इग्नोर करिए, लेकिन लॉजिकली कोई क्वेश्चन आता है कभी हेजिटेट मत करिएगा। दूसरी बात, कई बार कुछ बच्चे आपस में ऐसी भी बात करते हैं कि सर जो डेमो स्टार्ट किया उन्होंने ज्योग्राफी से किया, ज्योग्राफी मोस्ट का बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा हो इसलिए किया है, इनकी पता नहीं पॉलिटी कैसी हो, खुद ही पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, खुद ही हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट के डेमो जो है वो आईटी पर भी अवेलेबल है, या दूसरे बच्चों से आप उनके नोट्स कर उनके कंसेप्ट सब चेक कर सकते हैं। जब पूरा भरोसा हो जाए तभी पढ़ने आइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आप नहीं भी यहाँ पढ़ते और फिर भी आप मुझसे संपर्क करके कोई भी मदद मांगते पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये बच्चा दूसरी, बीइंग अ टीचर ये पहली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा अगर उम्मीद से आया है, मेरे पास जो ज्ञान है वो सीमित ज्ञान है, ऐसा नहीं मैं सर्वज्ञ हो गया कि आप कुछ भी
पूछेंगे मैं बता लूंगा। लेकिन जो एसएससी की परीक्षा की डिमांड है, इतना मुझे पता है कि मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। तो आप कोई भी डाउट लेकर ऑफिस में भी कभी आ सकते हैं। सारे बच्चे आते, इसमें हेजिटेट मत करिएगा, ठीक। कि कुछ ऐसा कल्चर मुखर्जी नगर में है, मैंने देखा है। एक बच्चा जब सवाल करता है तो टीचर ही कई बार ऐसे रिएक्ट करते हैं, बाकी बच्चे हंस लेते हैं, बेचारा डिमोरलाइज हो जाता है। ये यहाँ का कल्चर है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। मैं इस चीज नहीं करता। मैं मानता हूं अगर वो जानता ही होता तो यहाँ बैठा क्यों होता। नहीं जानता है तभी तो आकर बैठा है कि मैं कुछ सीखूंगा। मैं आपको हकीकत में एनसीईआरटी के बेस पे ही बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 के स्टैंडर्ड की चीजें बता रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है कि आपकी स्कूल पढ़ाई कैसी हुई है मुझे भी मालूम। ईएस हम कोई अलग नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं और वही आपके एग्जाम में आता है। लेकिन उसी शिक्षा व्यवस्था से मैं भी पैदा हुआ जिससे आप हैं। आज आप वहां बैठे, कल मैं वहां बैठा था। भारत के एजुकेशन सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि ये सिलसिला भारत में चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो उम्मीद करता हूँ अक्षांश देशांतर दोनों समझ में आ गया। तो अगर देशांतर समझ गए तो अब जरा भारत के लोकेशन की बात करें। भारत को समझेंगे कि वो ग्लोब पर कहाँ लाई करता है। हेडिंग लिख लीजिएगा नोटबुक में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। अगर आप ग्लोब पर ऐसे लोकेशन भारत की देखते हैं तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि इंडिया को लॉन्गिट्यूडनली, मान लीजिए चार ऑप्शन लिखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली इंडिया किस हेमिस्फेयर में लाई करता है। ईस्टर्न, नो डाउट। चारों में से उत्तर आप लगाएंगे ईस्टर्न, क्योंकि मैंने अभी आपको यही समझाया था कि जब हम लॉन्गिट्यूड पे बात करेंगे तो या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। तो इंडिया कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। मतलब तो हमारा गुजरात राज्य है, इसका जो सबसे किनारे का सिरा होगा यही भारत का सबसे पश्चिमी सिरा, भारत का सबसे वेस्टर्न एक्सट्रीम हो गया। लेकिन भले ही भारत का वेस्टर्न है, जब हम लॉन्गिट्यूड के टर्म में बात करेंगे तो ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर होगा और इसका मेजरमेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। फिर जब आप इधर बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का सिरा होगा, ये भारत का सबसे पूर्वी सिरा होगा, ईस्टर्न एक्सट्रीम होगा, और ये भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर होगा और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा गया एग्जाम में तो क्या आंसर लगाएंगे, कहां से शुरू होता है 87 से और कहां खत्म होता है 97 25। ये याद रखना, तो इसे लिखिएगा। देखिए लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली इंडिया लाइज, longitudinally India lies
completely in the eastern hemisphere, completely in the eastern hemisphere, completely in the eastern hemisphere, and its longitudinal extents, and its longitudinal extents is from 68 degrees 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude. 97 degree 25 minute east longitude. देशांतरीय दृष्टि से देशांतरीय दृष्टि से देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। आगे लिखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी सिरा किस अक्षांश पर है? 33 डिग्री 6 मिनट, और उसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। और मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी सिरा किस अक्षांश पर? 8 डिग्री 4 मिनट, और इसका नाम केप ऑफ कोमोरिन या कन्याकुमारी भी कहते हैं। और पूरे इंडिया का सबसे सदर्न एक्सट्रीम इंदिरा पॉइंट, और किस अक्षांश पर? 6 डिग्री 45 में। ऐसे ही प्रश्न आएगा कि जो भारत का वेस्टर्न एक्सट्रीम मतलब गुजरात में होगा, तो उस जगह का नाम है गोहार मोती। यानी अगर एग्जाम में आया कि गोहार मोती किस देशांतर पर है, या जो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर उस पे कौन सा स्थान है, तो गुजरात में एक जगह उसका नाम है गोहार मोती, यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही जो सबसे पूर्वी सिरा है वो अरुणाचल प्रदेश में, आप भारत का मैप देखेंगे अरुणाचल सबसे है, और यहाँ पर जो वो जगह है उसका नाम है किबिथु, और किबिथु जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उसका नाम है वालांगू। हालांकि चाइना क्लेम करता है एरिया हमारा है, लेकिन भारत के मानचित्र में अभी यही है, और इसके साथ साथ ये अपना ही एरिया है, तो आंसर आप लगाएंगे किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में है, जो भारत का ईस्टर्न एक्सट्रीम है। लिखिएगा इस पॉइंट। देखिए द वेस्टर्न एक्सट्रीम ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न एक्सट्रीम ऑफ इंडिया, वेस्टर्न एक्सट्रीम ऑफ इंडिया इज गोहार मोती, GOHAR MOTI, गोहार मोती इन गुजरात, and eastern extreme is Kibithu, KIBITHU, Kibithu in Walangu district of Arunachal Pradesh, अरुणाचल प्रदेश। भारत का WALANGU, वालांगू। हाँ लिखिए हिंदी में, भारत का सबसे पश्चिमी सिरा,
सबसे पश्चिमी सिरा गुजरात का गुहार मोती है। गुजरात का गुहार मोती है। गुजरात का गुहार मोती है। गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी सिरा और सबसे पूर्वी सिरा सबसे पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में किबिथू है। किबिथू वालांगू में किबिथू है। किबिथू है। जब आप भारत का ये मानचित्र देखेंगे तो आप इसमें नोटिस करेंगे ये जो एक्सट्रीम पॉइंट दिखाया जा रहा है ये यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है कितना 37 डिग्री 6 मिनट। और फिर ये मुख्य भूमि जो कश्मीर कन्याकुमारी है यहाँ जो एक्सट्रीम है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार हुआ। और यहाँ आप देख रहे हैं जो सबसे किनारा है पश्चिम को कौन सा 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से शुरू होता है और ये आकर यहाँ खत्म होता है बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन पॉइंट्स के नाम याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पर जो पूरे भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ 6 डिग्री 45 मिनट और यही है इंदिरा पॉइंट। तो ये सारे एक्सट्रीम भी आपको मालूम हो गए, अक्षांशीय अवस्थिति भी मालूम हो गई। और इस पर अवस्थिति को लेकर जितने प्रश्न बन सकते हैं अब मैं उम्मीद दे सके। यही आपका पहला टॉपिक था। मैं इससे आगे बढ़ूं इससे पहले आप नोट में कुछ और फैक्ट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा यानी हम लोगों ने जो अक्षांश देशांतर पढ़ा जिस व्यक्ति ने इसको बनाया होगा उसको तो ट्रिब्यूट दे, मतलब उसका नाम तो जाने कम से कम कि अक्षांश देशांतर किसने तैयार किया। लिखिएगा नोट में पहला पॉइंट लिखिए इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज इनका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। इराटोस्थनीज Eratosthenes was the Greek geographer was the Greek geographer was the Greek geographer of 3rd century BC of 3rd century BC 3rd century BC who who invented the system of who invented the system of longitude and latitudes to locate places on the earth. To locate places on the earth. To locate places on the earth. He was the first person. He was the first person to calculate the circumference. To calculate the circumference of the earth. Calculate the circumference of the earth. Circumference of the earth. हिंदी में लिखे इराटोस्थनीज ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के तीसरी शताब्दी के एक यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे। एक यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे। यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे जिन्होंने पृथ्वी पर किसी भी स्थान की अवस्थिति का निर्धारण करने के लिए किसी भी स्थान की अवस्थिति का निर्धारण करने के लिए
अवस्थिति का निर्धारण करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया था। देशांतर रेखाओं का निर्माण किया था। वही ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया। जिन्होंने पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया। अब आपका अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का दूसरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड भारत का मानक मध्याह्न या यामोत्तर कैसे कहते हैं भारतीय मानक। देखिए वैसे तो अगर केवल फैक्ट की बात की जाए तो मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, मैं आपको लिखाऊं और कह दूं एग्जाम में यही आएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये नहीं रटे। जब आप चीजों को समझते हैं तो आपको एक लाभ ये मिलता है कि बहुत सारे अन्य प्रश्न आप दे पाते। इसीलिए तैयारी एक अलग चीज। आप एक फैक्ट को रट लेते हैं, वो उसकी सीमाएं हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप 10 नए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। तो वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं इसको बहुत सरल बनाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में भी अच्छी बात। समझने का एक बार प्रयास तो करेंगे ही। देखिए आप सब ये जानते ही हैं कि पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह दो तरह से मोशन में, यानी हमारी पृथ्वी गति में, भले ही हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हमारी पृथ्वी गति में है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं कि आप ट्रेन में स्लीपर बर्थ में ऊपर चद्दर तान कर सो रहे हैं, लेकिन ट्रेन तो चल। आपको लग रहा है कि हम सो रहे हैं, हम स्थिर हैं, लेकिन ट्रेन मूवमेंट में है। बिल्कुल पृथ्वी की भी यही स्थिति है। हम सब पृथ्वी में स्थिर बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी गति कर रही। और ये दो तरह से मोशन, इसमें दो मोशन है, दो गतियां हैं। एक को कहा जाता है रोटेशन, यानी रोटेट हो रही किस पर, अपने इमेजिनरी एक्सिस। रियल में कोई एक्सिस, लेकिन जैसे एक लट्टू नाचता है उस तरह से पृथ्वी नाच रही है। इसे रोटेशन ऑफ द अर्थ कहते हैं, स्पिन कर रही है। और एक और गति कर रही है कि ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चल रही है, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। ये अपने ऑर्बिट में भी अराउंड द सन रिवॉल्व हो रही, तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों मोशन समझ में आया, है यहाँ पर रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन। हालांकि ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर रोटेशन को आप समझें तो रोटेशन ये कैसे करती है जरा आप देखें। जब ये एक चक्कर पूरा लगाती है, यानी वन रोटेशन की, वन स्पिन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे समझिए कि आपके सामने इस ग्लोब को मैंने घुमाना शुरू किया, इस पॉइंट से मैंने घुमाया, और ये घूमते घूमते फिर ये पॉइंट यहां सामने आ गया जहां से मैंने घुमाया था, तो इसको कहेंगे वन स्पिन। यानी पूरा एक स्पिन कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में अगर ये कोई भी समय ले रही हो, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं 360 डिग्री कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। ये 360 डिग्री पर जब घूम जाती है तो हम कहते हैं वन स्पिन कंप्लीट हो गया। अब यहां पर ये भी ध्यान रखिए कि ये जो 360 डिग्री घूम रही है, एक चक्कर पूरा कर रही है, इसमें लगभग 24 घंटे का समय। मैंने लगभग 24 इसलिए कहा क्योंकि एग्जैक्ट 24 नहीं, 23 घंटे 56 मिनट समथिंग सेकेंड,
लेकिन हम इसको यहाँ पर राउंड फिगर में ले लेते हैं 24। यही कारण है कि फरवरी में लीप ईयर आता है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ ज्योग्राफी में बस इतने की जरूरत है, आप जाने 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है या एक चक्कर पूरा कर लेती। अब एक प्रैक्टिकल करके आप देखिए, मान लीजिए कि इस कमरे को डार्क कर दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, और उसके बाद एक तरफ मोबाइल टार्च जलाया जाए और उसका फेसिंग पार्ट ये रखा है। तो मोबाइल टार्च अगर यहाँ जल रहा है और इसका फेसिंग ये है, तो ये पूरा एरिया इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, यानी यहाँ प्रकाश पड़ेगा। लेकिन इसका बैक साइड क्या होगा, डार्क रहेगा, यानी अंधेरा। तो जहां पर सनलाइट पड़ती है जिस एरिया पर, इल्यूमिनेटेड पोर्शन को कहा जाता है डे, और जहां डार्क है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, उसे क्या कहेंगे, नाइट। तो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन ये डे नाइट स्टैटिक नहीं, जैसे ही ये रोटेट करेगी तो जो पार्ट अभी इल्यूमिनेट है, सन तो अपनी जगह स्टैटिक है, यहां से लाइट आ रही है, ये पार्ट इल्यूमिनेटेड है, लेकिन जैसे रोटेट करेगी ये पार्ट डार्क की तरफ आएगा और जो डार्क में था वो लाइट में जाएगा। यानी ये मैंने क्यों समझाया कि अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी पर दिन और रात की परिघटना के लिए जिम्मेदार कारण कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो रोटेट हो रही, इसीलिए दिन और रात की परिघटना हो। इतना समझ में आ गया। अब ये जो दिन रात की परिघटना हो रही है वो कैसे हो रही, मैंने कहा 24 घंटे में 360 डिग्री ये घूम रही। इसका एक इम्पैक्ट और भी पड़ेगा। इसी कारण से आप पाएंगे कि पृथ्वी पर देशांतर है, कोई भी देशांतर आप ले लें, हर देशांतर का लोकल टाइम अलग अलग हो, समय अलग होगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर सन इस जगह पर स्टैटिक है, यहां से लाइट आ रही है, तो इस देशांतर पर कोई टाइम जो हो रहा होगा, इस देशांतर का टाइम कुछ और हो रहा, दोनों का लोकल टाइम अलग हो जाए। अच्छा, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? दरअसल प्राचीन काल में घड़ी तो थी नहीं, तो लोग समय की गणना कैसे करते थे, नक्षत्रों से। जैसे सूर्य की स्थिति देखते थे, या आसमान में तारे देखते थे, चंद्रमा देखते थे। तो आप नोटिस करेंगे प्रैक्टिकली कि सूर्य आपको पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा है, ईस्ट की तरफ, और शाम को आप देखते हैं जब सनसेट होने वाला होता है तो वेस्टर्न साइड में दिखता है। तो आपको क्या लगता है, सन मूव कर गया, जबकि सन मूव नहीं कर रहा, हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं रोटेट हो रही, इसलिए ये चेंजेस हमें दिखाई देते। तो इंसान पहले इसी के आधार पर समय की एक गणना करता, और जब सनलाइट बिल्कुल ठीक हेड के ऊपर हो, यानी सूर्य बिल्कुल आसमान में आपके सिर के ऊपर हो, तो उसे 12 नून माना जाता था, यानी दोपहर के 12 बज गए जब बिल्कुल सिर के ऊपर सूर्य चमकने लगता था। तो इसी आधार पर समय की गणना के कुछ मापक तैयार किए गए। जैसे एक कैलकुलेशन किया गया कि अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में, तो इस 24 घंटे को हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये 1440 मिनट हो गया। यही हुआ ना, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक घंटे में 60 मिनट होता है, 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया, हमने कहा 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम। अब अगर आपको ये पता करना है कि 1 डिग्री के घूमने में कितना टाइम लेगी, तो क्या करेंगे, तो इसको 360 से भाग दे दें, और यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 4 मिनट। यही आएगा ना। उससे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन आप सबकी होगी, क्योंकि मैथ्स के फ्रेंड्स भी हैं आप सब। तो यहाँ पर 4 मिनट का समय निकला, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक देशांतर वो 4 मिनट में घूम जाता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। या इसको दूसरी भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक देशांतर के लोकल टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस। यानी आप ऐसे समझिए कि हम लोग अगर मान लीजिए 70 डिग्री ईस्ट पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ जो टाइम हो रहा होगा, अगर 71 डिग्री ईस्ट की तरफ देखा जाए तो 4 मिनट या तो आगे होगा या पीछे, 4 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर मैं कहूं 1 घंटे का अंतर किस देशांतर पर मिलेगा, तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर में, यानी 15 डिग्री ईस्ट है और 30 डिग्री ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में पूरे 1 घंटे का अंतर होगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, इसका डायरेक्शन है वेस्ट टू, यानी ये पश्चिम पूर्व की ओर कर रहा है। अच्छा, पश्चिम पूर्व कैसे निर्धारित करें, किसी गोल चीज पश्चिम पूर्व कुछ है नहीं, लेकिन हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि रेफरेंस लाइन वो है प्राइम मेरिडियन।
तो अगर प्राइम मेरिडियन आपके पास है, मान लीजिए मैंने आपके सामने प्राइम मेरिडियन ड्रा किया, ठीक, और मैं इस ग्लोब को ऐसे घुमाना शुरू करूं, तो आप बताइए ये ग्लोब किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ईस्ट टू वेस्ट घुमा रहा हूं मैं। ये जान के मैंने किया था कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। मैंने कहा ये रहा प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का ये साइड है ईस्ट, ये साइड है वेस्ट, और मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो आप कहेंगे ईस्ट वेस्ट घूम। समझ में आया? लेकिन अगर मैं कहूं अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो अब बताइए क्या डायरेक्शन हो? वेस्ट हुई। आया? तो हमारी पृथ्वी पश्चिम पूर्व की ओर घूर्णन कर रही। यही कारण है कि जब हम पूर्वी देशांतर की ओर रहते हैं और पश्चिमी देशांतर से तुलना करते हैं, तो हर देशांतर पर समय आगे मिलता, यानी टाइम आगे किधर मिलेगा? ईस्ट की तरफ, और टाइम पीछे किधर मिलेगा? वेस्ट की तरफ। यानी ऐसे समझिए कि अगर हम मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट पर हैं और एक तरफ हम 15 डिग्री वेस्ट पर हैं, तो दोनों में जो टाइम का अंतर मिलेगा वो आगे कहाँ मिलेगा? यहाँ आगे, यहाँ आगे मिलेगा। और एक टेक्निकल चीज और नोटिस करिएगा, 15 डिग्री वेस्ट से आप 15 डिग्री ईस्ट पर जाएंगे तो पूरे 2 घंटे का अंतर। अब कहेंगे सर आपने तो कहा था 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे कैसे हो गया? क्योंकि आप ये देखिए दोनों के बीच में कहाँ है? 0 डिग्री। तो आप 0 से 15 पर गए 1 घंटे आगे, और 0 से आप 15 इधर गए तो 1 घंटे पीछे। तो 1 घंटा पीछे 1 घंटा आगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 घंटे। क्या? या ऐसे भी आप समझ लीजिए, अगर यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं, तो उस समय 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज चुके होंगे, और 15 डिग्री में 2 PM हो चुका। समझ में आया? सॉरी, 11 बज रहे होंगे और यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यानी एक एक घंटे हम बढ़ाते चले। तो 10 से ये 11 हो गया, ये 11 से 12 हो गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह से प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता जाता है। ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया? आ गया? यानी अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेपर में कि पृथ्वी के प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का स्थानीय समय का अंतर होता है, प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, पूर्वी देशांतर पर समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतर पर पीछे होता है, ये कोई भी स्टेटमेंट आगे आप सही कर लेंगे। अब इसके कारण होने वाली असुविधा को आप समझ, जरा आप ऐसे देखिए। हाँ, क्या करें? पहले क्या मतलब? जैसे मैंने है, मैं सवाल नहीं समझ, एक बार उसे क्लियर करने दीजिए। आपने क्या कहा कि पहले ईस्ट में या वेस्ट में? 2 डिग्री पे? क्यों? डिग्री पे 9 क्यों बजेंगे? तो 9 पहले बजता है, आप ये कहना चाह रहे हैं उसके बाद 10 बजता है। तो एक बात आप समझिए, जिस समय मैंने 10 बजाया 15 डिग्री पश्चिम, उस समय वहां पर 11 बज चुके होंगे या 9 बज रहे होंगे? वहां तो 9 पहले ही बज चुका है, ऐसा नहीं बिना 9 आए 11 आ गया। आप समझिए बात को, मैंने जो कहा था ये है 0 डिग्री। आप कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे 9 पहले बजेगा, मैं भी कह रहा हूँ भैया 9 पहले यहीं बजेगा, लेकिन जब 9 यहाँ बज रहा होगा तो जो 15 डिग्री मैंने लिखा था यहाँ 10 नहीं बज रहा हो, उस समय यहाँ 8 AM हो रहा होगा, ठीक। तो अगर आप बताइए, आप इस जगह पर बैठे, मैं इस जगह बैठे, आपने अपने घड़ी का टाइम बोला कि सर अब मेरी घड़ी में 10 बज गए, यहाँ बताइए टाइम क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली 11 हो जाए, यही मैंने कहा। 9 तो बजेगा, बिना 9 बजे 11 कहाँ पहुंच जाएंगे? समय हमेशा आगे रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब जापान में सबसे पहले सूरज उगते हुए अगर दिखता है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अमेरिका में सूरज ही नहीं उगेगा, वहां भी उगेगा। लेकिन बस अंतर ये कि जब अमेरिका में उग रहा होगा तो जापान अंधेरे में जा चुका होगा, वहां रात होगी, और इसीलिए वहां डे बहुत आगे निकल गया, यहाँ डे बहुत पीछे रह गया। तो ये कॉन्सेप्ट अभी और डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं कि आपको डेट भी अभी बताने लगूं, पहले टाइम जानना जरूरी। तो टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जितने भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैं, आप ईस्ट में अगर गए तो आपको समय आगे ही मिलने वाला।
कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समय पीछे मिले। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर टाइम हमेशा आपको आगे ही मिलेगा। आगे बढ़े, भी तो टाइम है ना, नहीं है, 5 मिनट है। अब एक चीज समझ, फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाएगा तो आप चिंता ना करिएगा। मैंने तो पहले भी कहा है कि आप जितना डेप्थ में पूछना होगा पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं समझ में आए। तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय का अंतर है, ये तो मान लिया ना आपने, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते, अगर हाँ, हाँ वेस्ट टू ईस्ट किया तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आप चीज सोचिए, यहाँ पे सन की पोजीशन रखी गई, सन अपनी जगह पर है, और हमने यहाँ पर अर्थ को एक जगह रोक दिया। अब सन के फेसिंग की तरफ मान लेते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री है। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों एक साथ है। नोटिस करिएगा, 180 मैंने कहा ना ईस्ट है ना वेस्ट है, कॉमन, और 180 डिग्री पर सन की फेसिंग है। सन यहाँ पर अगर अब आप वेस्ट टू ईस्ट घुमाएंगे तो पहले बताइए, जापान में उगता हुआ दिखेगा, अमेरिका में उगता हुआ, जो 180 के उधर है। एक मिनट, आपस में बात मत करिए प्लीज। मैंने पूछा, यहां पर आप मैप देखिए, जैसे इसी पर आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिका का मैप है, और ये जो आप देख रहे हैं एशिया का। यहाँ पे आप देख रहे हैं जापान का पोर्शन आ गया। सन मैंने कहा इस जगह पर रख लेते, और अर्थ को रुका हुआ, अर्थ चलना शुरू कर रहा है, तो ये बताइए पहले जापान में फेसिंग सन की आ रही, पहले अमेरिका में? तो सबसे पहले हम ये कहेंगे ईस्ट में टाइम की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमने मेजरमेंट के लिए माना है। जब समय की गणना नहीं भी हो रही थी तब भी धरती ऐसे काम कर रही थी, तब भी रह रहा। समय का मापन करने के लिए हमने क्या किया, एक हमने 0 डिग्री यहाँ प्राइम मेरिडियन लंदन वाला मान लिया। लंदन से इधर सबको हम कह रहे हैं ईस्ट है, और लंदन से इधर अमेरिका तक हम कह रहे हैं सब वेस्ट है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। और जैसे धरती आप ऐसे घुमा रहे, सन की फेसिंग पहले इधर पड़ रही, वो अंधेरे में है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, अब अमेरिका भी जो है सन की फेसिंग में आ रहा। तो एक चीज आप समझिए, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। एक ट्रेन गोल यानी स्फेरिकल तरीके से खड़ी, ट्रेन का इंजन ये रहा और उसका पिछला डिब्बा ये रहा, इंजन भी यही है और पिछला डिब्बा भी यही। अब ये ट्रेन चलना शुरू करेगी तो इंजन यहाँ पर पीछे, मतलब आगे जा रहा और डिब्बा पीछे चल रहा। तो आप कहेंगे सर ये डिब्बा आगे है लेकिन इंजन आगे है, डिब्बा तो घूम के फिर यहाँ पे उस जगह पे आएगा। इसलिए आपको स्फेरिकल होने के कारण ये प्रॉब्लम नजर आ रही। लेकिन हकीकत यह है, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही होती तो पहले वेस्टर्न साइड यहाँ पर सन के फेसिंग में आता। ये ऐसे घूम रही इसलिए फेसिंग में पहले ईस्ट आ। और प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, आपको सन सबसे पहले इंडिया में किस स्टेट की तरफ दिखाई देता? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ऐसा थोड़ी कि गुजरात में सूर्य के दर्शन ही नहीं होंगे। लेकिन जब गुजरात में दर्शन हो रहे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश के लोग कहेंगे अब तो सन हमारे हेड के ऊपर आ गया। यही कारण है कि यहाँ एक अनुमान ही नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण दे दिया गया कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। समझ में आया? फिर भी डाउट है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने जो सरल तरीका हो सकता था उसमें आपको समझा दिया। अब मैं दूसरी चीज बताने जा रहा। इससे एक असुविधा क्या होती है कि मान लीजिए आपको बताया गया कि अनाउंसमेंट हुआ कि इस शनिवार को 14 तारीख को दोपहर 2 बजे इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने शनिवार को 2 बजे यहाँ पर टीवी ऑन कर दिया। मान लीजिए हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में एक आदमी बैठा, उसने 2 बजे अपनी टीवी ऑन की और मैच देखना शुरू कर दिया। हम मान लेते हैं कि जो 2 बजे की बात हो रही है वो एक मेरिडियन जो अरुणाचल प्रदेश से जा रहा है यहाँ से बात हो रही, और अरुणाचल प्रदेश से जाने वाला मेरिडियन 97 डिग्री 25 मिनट, और इस समय यहाँ पर 2 PM बज, यानी 2 बजा इस मेरिडियन पर उसने अपनी टीवी ऑन की और मैच लाइव देखना मान लीजिए शुरू। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर है, यहाँ का टाइम क्या हो रहा होगा? तो इससे कितना पीछे अंतर है? लगभग 30 डिग्री। इसका मतलब कितने घंटे पीछे? 2 घंटे। तो यहाँ भी क्या बज रहा? यहाँ 12 बज रहा। ठीक। अब पता चला कि 2 घंटे में ही भारत ने यहाँ पर इस तरह का मैच खेला कि बुमराह ने 5 विकेट यहाँ 2 ही ओवर में निकाल दिए, और उसके बाद पूरी पाकिस्तान की टीम 50 रन पर ढेर हो गई, और रोहित साहब आए और पता चला लगातार 8 बॉल पे छक्के पे छक्का।
और मैच जीत करके जो है 2 घंटे में खेल खत्म। अब जब यहाँ 2 बजा गुजरात वालों ने टीवी ऑन की, चलो मैच देखा जाए, तो उसका तो रिजल्ट सामने आ रहा है। वो कह रहे यार ये हमारे साथ क्या हो रहा, हमें तो बताया गया था 2 बजे मैच टेलीकास्ट होगा और यहाँ तो रिजल्ट सामने आ गया। तो एक ही देश में समस्या आ गई। यानी आपको ये भी तो बताना पड़ेगा, दो यहाँ की बात हो रही या दो यहाँ की बात हो रही। तो अब जब ये डिसाइड करना पड़ा, ये दुनिया के सभी देशों की समस्याएं थी कि वो टाइम क्या माने, तो इसलिए डिसाइड करने के लिए मीटिंग हुई। और ये खासकर सरकारी कामों में दिक्कत आने वाली, जैसे सरकार ने अगर कह दिया कि ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा, और अगर इस मेरिडियन के बेस पर ये टाइम बता दिया जाए, तो ये लोग 9 बजे ऑफिस में जब आएंगे वो सो रहे होंगे, क्योंकि वहां पर सुबह के 7 बज रहे हैं। और जब ये बेचारे यहाँ पर ऑफिस में एंट्री करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर टाइम कुछ और हो चुका है। यानी जब यहाँ 9 बज रहे हैं, ऑफिस का समय हो गया, तो यहाँ तो 7 ही बज रहे हैं। लेकिन इन्हें अगर उस टाइम पर आना है, इनके टाइम को फॉलो कर रहे हैं अगर, तो इन्हें 7 बजे सुबह ऑफिस में आना पड़ेगा, नहीं सो पाए। अब दूसरी दिक्कत क्या आएगी, ऑफिस 5 बजे बंद होगा। यहाँ जब 5 बज रहे होंगे तो वहां अभी आप देख रहे हैं 3 ही बज रहा, 2 घंटे पीछे। यानी भाई सुबह सुबह 7 बजे बुला लिया, 3 बजे ऑफिस बंद कर दी, इससे अच्छा 2 घंटा थोड़ा लेट बुलाते, शाम के 5 बजे तक बैठाते। इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो सरकार ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, इस समय गुजरात का पीएम है, गुजरात की बात मानी। तो नियम लागू कर दिया गया गुजरात वाले देशांतर से। अब दिक्कत क्या आएगी, जब यहाँ 9 बजा तो यहाँ बज गए 11, और जब यहाँ शाम के 5 बजे तो यहाँ बज गए 7। ये कह रहे यार 11 बजे दोपहर तक बुलाते हो और 7 बजे तक बैठाते हो, ये क्या हमारे साथ कर रहे हो गया विवाद। तो सरकार ने क्या तय किया कि भैया ना तुम्हारी चलेगी ना इनकी चलेगी, दोनों आगे पीछे आपस में एडजस्ट करो। इनसे कहा तुम 1 घंटा थोड़ा पीछे आ जाओ, इनसे कहा तुम 1 घंटा आगे आ जाओ, हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। अगर हम इससे 1 घंटा आगे गए तो मतलब 15 डिग्री चलो आगे बढ़ जाते हैं, इससे 1 घंटा पीछे गए तो 15 डिग्री पीछे चले जाते हैं। अब अगर क्योंकि 30 डिग्री का फैलाव, इसका एवरेज अगर मीन टाइम लिया जाए तो बेहतर होगा, 1 1 घंटा एडजस्ट कर दिया जाए। यही कारण है कि भारत में 82.5 डिग्री को अपना स्टैंडर्ड टाइम बना। समझ में आया? 82.5 ही क्यों इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि ये वो मेरिडियन है जो आधा इधर को कवर कर देता है और आधा इधर को कवर कर देता है। तो 82.5 डिग्री का देशांतर, यानी जब आप अपनी घड़ी देखकर कहते हैं कि सर 12:30 हो गए, टाइम हो गए, तो 12:30 ये दिल्ली का लोकल टाइम नहीं है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम है। यानी इस समय भारत में 82.5 डिग्री देशांतर पर 12:30 बज रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग अगली क्लास में नोट डाउन करें।